सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेलवान और स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 9। तो इसको आपको खुद भी अटैम्प्ट करना है और जितने भी आपके मार्क्स बनते हैं वो आपको एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और देखिए, गलतियाँ अक्सर हो जाती हैं बनाते हुए, या हमें नहीं पता होता आंसर, क्योंकि कहीं कहीं से कलेक्ट करके बनाते हैं तो कई बार कहीं जगह गलती मिल जाता है। तो अगर कुछ भी करेक्शन होती है तो वो आप ज़रूर बता दिया करें कमेंट में। तो उसको हम एक कमेंट पिन कर दिया करेंगे जिसके अंदर की जो भी क्वेश्चन अगर गलत हुआ है तो उसमें उसका सही आंसर डाल दिया करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 281 है हमारे पास। प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी कि PMJDY स्कीम प्रोवाइड्स फॉर लाइफ कवर। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना में जो लाइफ कवर प्रोवाइड होता है वो कितने का होता है? पेबल ऑन डेथ ऑफ बेनिफिशियरी ड्यू टू एनी कॉज। तो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो जो बेनिफिशियरी है उसको कितना पैसा मिलता है, नहीं कितने का लाइफ कवर होता है, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द सर्टेन एलिजिबिलिटी कंडीशंस। तो वो हमारे पास कितना होगा? तो वो कितना होता है? रेट 30,000। रिवाइज्ड प्रीमियम पर एनम पर सब्सक्रिप्शन अंडर PMJJBY विल बी। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का जो प्रीमियम है एनम का वो कितना होता है? वो होता है हमारे पास 436 रुपये। रिवाइज्ड प्रीमियम फॉर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसका आंसर आप सभी को पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट, APY के फुल फॉर्म अटल पेंशन योजना। क्वेश्चन नंबर 285, द अटल पेंशन योजना अमाउंट विल बी रिटर्न टू कस्टमर बैंक अकाउंट बाई NPS ट्रस्ट विद इन डैश वीक्स आफ्टर सबमिटिंग और वेरीफाई एग्जिट रिक्वेस्ट इन CBS। तो जो अटल पेंशन योजना है उसका पैसा कितने दिन के अंदर रिटर्न हो जाता है कस्टमर के अकाउंट में, जबकि वो CBS में जब उसकी हम एग्जिट रिक्वेस्ट लगा देते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 वीक्स, 2 हफ्ते के अंदर। क्वेश्चन नंबर 286, मिनिमम एंड मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट इन PPF पर फाइनेंशियल ईयर। तो मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट कितना कर सकते हैं PPF में? तो वो कर सकते हैं, मिनिमम होता है 500 रुपये और मैक्सिमम होता है 1.5 लाख रुपए तक हम PPF में जमा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 287, प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट ऑफ वेरीफाइड वुमेन SHG मेंबर सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स विच आर ऑपरेटेड सेटिस्फैक्टरली फॉर ए लिस्ट डैश मंथ आर एलिजिबल फॉर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ रेट 5000। यानी कि जो प्रधानमंत्री जन धन योजना का अकाउंट है तो उसको कम से कम कितना टाइम हो जाना चाहिए चलते हुए जब उसके अंदर कस्टमर जो ओवरड्राफ्ट की जो फैसिलिटी जो 5000 तक होती है वो ले सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 मंथ, यानी कि कम से कम 6 मंथ पुराना अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद उसमें OD की फैसिलिटी मिल जाती है 5000 रुपये तक की। नेक्स्ट है, ऑल द क्लेम्स अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आर सिंस लॉन्च्ड विद डेजिग्नेटेड इंश्योरेंस कंपनीज डायरेक्टली बाय ब्रांचेस इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विद इन द रिवाइज्ड डेट ऑफ डैश डेज। तो जितने भी क्लेम जो PMJJBY में होंगे, PMSBY में होंगे, वो कितने दिन के अंदर हो जाते हैं? तो वो हमारे पास हो जाएंगे 7 डेज के अंदर। ऑल इंडिविजुअल बैंक अकाउंट होल्डर्स इन द एज डैश ईयर्स इन पार्टिसिपेटिंग बैंक्स विल बी एंटाइटल्ड टू जॉइन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। यानी कि किसी भी जो बैंक के अकाउंट होल्डर हैं उनकी एज क्या होनी चाहिए जब वो जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंदर एंटाइटल हो सकते हैं? तो वो एज हमारे पास कितनी होती है? 18 to 70 ईयर, यानी कि 18 साल से 70 साल की एज होती है इसमें ज्वाइन करने की। क्लेम अमाउंट पेबल ड्यू टू ऑकरेंस ऑफ डेथ अंडर PMSBY विल बी। तो अगर हमें क्लेम करना है कस्टमर को किस कारण? ऑकरेंस ऑफ डेथ के कारण। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में वो डेथ क्लेम कितने का होता है? 2 लाख रुपीज़। प्रीमियम अंडर PMSBY कितना होता है? 20 रुपीज़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 292, फॉर टोटल इररिकवरेबल लॉस ऑफ बोथ आइज। यानी कि या तो इररिकवरेबल यानी कि उसको हम दोबारा रिकवर नहीं कर सकते दोनों आइज,
या फिर लॉस ऑफ यूज ऑफ बोथ हैंड, या फिर दोनों हैंड खराब हो जाएं, कट जाएं, और फिट या फिर फिट, और लॉस ऑफ साइट ऑफ वन आई, एक आंख की रोशनी चली जाए, एंड लॉस ऑफ यूज ऑफ वन हैंड, एक हैंड का जो लॉस हो जाए, और फुट या फिर फुट का ड्यू टू ऑकरेंस ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के कारण। तो क्लेम अमाउंट पेबल ड्यू अंडर PMSBY विल बी, तो इस केस में जो PMSBY में कितने का क्लेम जो पेबल होगा तो वो हमारे पास होता है 2 लाख रुपए। PMSBY लॉस ऑफ वन आई और वन हैंड और वन फुट धन क्लेम, और अगर एक आई, एक हैंड या फिर एक फुट का जो लॉस हो जाए तो उस केस में कितना इसमें क्लेम होगा, तो वो हमारे पास हो जाता है 1 लाख रुपीज़। इन केस ऑफ ए जॉइंट अकाउंट, अगर एक जॉइंट अकाउंट है, ऑल होल्डर ऑफ द सेड अकाउंट कैन जॉइन द स्कीम प्रोवाइडेड दे सेटिस्फाइड इट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड पे द प्रीमियम एट द रेट ऑफ डैश पर पर्सन पर एनम थ्रू ऑटो डेबिट। यानी कि एक जॉइंट अकाउंट है और वो सभी पर्सन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो एक तो उनकी सभी की अलग अलग एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद उनके जो बैंक से कितना अमाउंट कटेगा पर पर्सन का कि वो इस जो इस स्कीम में ज्वाइन कर सकते हैं, और उनको सभी को इंडिविजुअली उसका फ़ायदा मिलेगा। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 20 रुपीज़। अंडर PMSBY द एक्सीडेंट कवर ऑफ द मेंबर शैल टर्मिनेट बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन अटेनिंग एज। तो जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है उसमें कितने टाइम के बाद जो एक्सीडेंटल कवर हमें मिलता है वो ख़त्म हो जाता है, तो हमारे पास होता है 70 ईयर्स। मैंने आपको बताया था कि 18 से 70 साल की एज होती है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में ज्वाइन कर सकते हैं। 70 साल के बाद जो डेथ होगी बाय एक्सीडेंट उसका कवर ख़त्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 296। अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पार्टिसिपेटिंग बैंक शैल रिमिट द प्रीमियम to insurance company in case of regular and enrollment or before dash every year in the other cases in the same month when received। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बात हो रही है, तो इसमें कब तक करना होता है एवरी ईयर, तो ये हमारे पास हो जाता है 30 जून तक वो हर साल करना होता है। नेक्स्ट है अंडर PMJJBY लीन पीरियड ऑफ डैश डे शैल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट। तो PMJJBY में लीन पीरियड कितना होता है जो कि एप्लीकेबल कब होता है डेट ऑफ एनरोलमेंट के बाद, तो वो हमारे पास होता है 60 डेज, यानी कि 60 डेज के बाद वो एप्लीकेबल होता है। उससे पहले अगर कोई भी डेथ हो जाती है, कुछ भी होता है, तो वो उसमें क्लेम नहीं मिलता। ड्यूली कंप्लीटेड क्लेम कम डिस्चार्ज फॉर्म शैल बी सबमिटेड आफ्टर द डेथ विद इन अंडर PMJJBY। यानी कि अगर जो बेनिफिशियरी की डेथ हो जाती है तो कितने दिन के अंदर उसको जो बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उसको जो कंप्लीटेड क्लेम्ड कम डिस्चार्ज फॉर्म सबमिट करना होगा बैंक के अंदर, तो कितने दिन का होता है वो हमारे पास होता है 60 डेज, यानी कि 60 दिन के अंदर डेथ के बाद उसको क्लेम डालना पड़ेगा। अंडर PMJJBY नो क्लेम शैल बी पेएबल इन केस ऑफ डेथ ऑकरिंग विद इन डैश डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में अगर डेथ हो जाती है तो कम से कम कितने दिन उसको चाहिए होता है कि उसका क्लेम मिल सके, यानी कि उससे कम दिन पे क्लेम नहीं मिलेगा, तो वो हमारे पास होता है 60 डेज। जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा था लीन पीरियड कितने का होता है 60 डेज का। तो अगर 60 डेज से पहले डेथ हो जाती है किसी की, तो वो जो फैसिलिटी है वो वहाँ पे प्रोवाइड नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 300। हाई वैल्यू चेक ऑफ रेट डैश एंड अबोव मे बी कन्फर्ड फ्रॉम द अकाउंट होल्डर टेलीफोनिकली बिफोर ट्रांसफर एंड कैश पेमेंट एंड ए नोटिंग टू दिस इफेक्ट टू बी मेड इनवेरिएबली ऑन द बैक ऑफ चेक लीफ। यानी कि अगर एक ज़्यादा अमाउंट का चेक है, वो आपको बताना है कि कितने अमाउंट से ज़्यादा का अगर चेक है तो उसको कन्फर्म किया जाता है अकाउंट होल्डर से टेलीफोनिकली, यानी कि टेलीफोन करके कि आपने ये चेक दिया है पार्टी को, बिफोर ट्रांसफ़र एंड कैश पेमेंट एंड ए नोटिंग, और उसको नोट भी किया जाता है चेक के पीछे।
तो कितने अमाउंट का होना चाहिए, वो कम से कम 2 लाख का अमाउंट से ऊपर का जो भी चेक है उसको टेलीफोनिकली कस्टमर से कन्फर्म किया जाएगा और उसको पीछे नोट भी किया जाएगा। ऑल चेक ऑफ रेट डैश एंड अबोव द एग्जामिनेड अंडर यूवी लैम्प कम मैग्नीफाइंग ग्लास, यानी कि कितने वैल्यू से ज़्यादा के चेक को यूवी लैम्प और मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे चेक करना चाहिए, तो वो हमारे पास हो जाएगा अबोव 1 लाख। रिगार्डिंग check presented in CTS clearing, the telephonic confirmation may be obtained for check of rate and above before passing। यानी कि जो चेक प्रेजेंट हो रहा है उसको CTS क्लियरिंग में भी आप देख लिया, टेलीफोनिक भी उसको चेक करना होता है, तो वो कितनी वैल्यू का होना चाहिए बिफोर पासिंग, यानी कि कितने का वो होता है, तो वो हमारे पास होता है 5 लाख। उसके बाद है कंपोजिशन ऑफ एस्कॉर्ट फॉर रेमिटेंस ऑफ कैश वेयर अमाउंट ऑफ रेमिटेंस इज अबोव रेट 20 लाख। तो अगर जो कैश है, जो रेमिटेंस है वो 20 लाख से ऊपर हो तो या फिर उससे ज़्यादा हो तो उसमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, बट नॉट एक्सीडिंग इज अबोव रेट 20 लाख हो, बट नॉट एक्सीडिंग लेकिन कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 50 लाख। तो उसमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, या तो 2 क्लर्क की, या फिर 1 क्लर्क 1 ऑफिसर की, या फिर 1 क्लर्क और 1 गार्ड की। यानी कि जो रेमिटेंस है हमारे पास वो 20 लाख से और जो 50 लाख के अंदर अगर हो तो उसके अंदर कितने पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी, या तो 2 क्लर्क चाहिए, अगर 2 क्लर्क अवेलेबल नहीं है तो 1 क्लर्क और 1 ऑफिसर, या फिर 1 क्लर्क और 1 गार्ड की उसमें ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 304, वेयर अमाउंट ऑफ रेमिटेंस इज अबोव रेट 50 लाख। तो 20 से 50 लाख का हमने पढ़ लिया, अगर जो 50 लाख से ज़्यादा हो एंड अप टू 5 करोड़, 50 लाख से 5 करोड़ के बीच में हो तो क्या चाहिएगा, मिनिमम 1 क्लर्क, कम से कम 1 क्लर्क चाहिएगा, 1 ऑफिसर चाहिएगा और 2 आर्म्ड गार्ड्स चाहिएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बैंकर्स इंडिमिनिटी इंश्योरेंस पॉलिसी कवर्स कैश लॉस कैश केसेज अक्रॉस द बैंक ब्रॉडली ऑन अकाउंट ऑफ रॉबरी, डकैती, बुर्गलरी, थेफ्ट केसेज अप टू रेट डैश आर नॉट कवर्ड अंडर द पॉलिसी, अंडर दिस पॉलिसी। तो कितने से ज़्यादा का इसके अंदर कवर नहीं मिलेगा, तो हमारे पास होता है 1 लाख। 1 लाख से ज़्यादा कवर नहीं मिलेगा जो बैंकर इंडिमिनिटी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 306, अंडर बैंकर्स इंडिमिनिटी पॉलिसी सम इंश्योर्ड फॉर कैश एट प्रीमिसेस कैश इन ट्रांजिट विल बी। तो जो बैंकर्स इंडिमिनिटी पॉलिसी में कितने का सम जो इंश्योर होता है वो या तो बैंक में हो या फिर ट्रांजिट में हो, तो वो हमारे पास कितने का होता है 5 करोड़ का। अंडर बैंकर्स इंडिमिनिटी पॉलिसी फाइडेलिटी इंश्योरेंस फॉर एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी, एम्प्लॉय की डिसऑनेस्टी पर कवरेज विल बी, तो कवरेज कितने तक की मिलती है 1 करोड़ की। अंडर बैंकर्स इंडेमिनिटी पॉलिसी प्रोफेशनल इंडेमिनिटी लॉस फर्स्ट एंड थर्ड पार्टी लॉस कवर विल बी रेट। तो जो फर्स्ट और थर्ड पार्टी के कितने तक का लॉस कवर हो सकता है इसके अंदर बैंकर्स इंडेमिनिटी पॉलिसी के अंदर, तो वो हमारे पास होता है 1 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 309, वेन एवर एनी ड्राफ्ट इज प्रेजेंटेड फॉर रीवैलिडेशन द ब्रांच मस्ट बी रीवैलिडेटेड। तो अगर कोई ड्राफ्ट रीवैलिडेशन के लिए ब्रांच में आता है तो उसको दोबारा रीवैलिडेट किया जाएगा इट थ्रू CBS सिस्टम। CBS सिस्टम उसको रीवैलिडेट किया जाएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ ड्राफ्ट। अमाउंट ऑफ ड्राफ्ट से उसको रीवैलिडेट नहीं किया जाएगा, CBS सिस्टम के थ्रू उसको रीवैलिडेट किया जाएगा। हाउएवर इन केस ऑफ स्टेल ड्राफ्ट अप टू एन अमाउंट ऑफ रेट, और स्टेल चेक में स्टेल चेक ड्राफ्ट के केस में कितने तक के अमाउंट को किया जाएगा, सिस्टम विल नॉट रिस्ट्रिक्ट द पेमेंट इफ इट इज़ नॉट रीवैलिडेटेड थ्रू द सिस्टम। ठीक है, एक तो हमने बोल दिया कि अगर ड्राफ्ट रीवैलिडेशन के लिए आएगा तो उसको CBS सिस्टम के थ्रू उसको रीवैलिडेट किया जाएगा, लेकिन स्टेल ड्राफ्ट के केस में कम से कम कितने अमाउंट का वो हो सकता है जिसमें कि CBS सिस्टम से उसको वैलिडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो हमारे पास हो जाएगा 2500 रुपये। उसके बाद है
नो ड्राफ्ट फॉर रेट एंड रेट कि कम से कम कितने रेट का जो ड्राफ्ट होना चाहिए एंड अबोव बी इशूड अगेंस्ट कैश, कितने का जो कैश के अगेंस्ट इशू किया जा सकता है, यानी कि कैश में इशू किया जाता है। नॉन कंप्लायंस ऑफ विच शैल अमाउंट टू कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द आरबीआई गाइडलाइंस, जो कि आरबीआई के गाइडलाइंस के अंडर हो। गाइडलाइंस आल्सो प्रोहिबिट पेमेंट ऑफ ड्राफ्ट ऑफ रेट डैश एंड अबोव इन कैश, और जो गाइडलाइंस में ही है कि कितने से ज़्यादा का अमाउंट को आप ड्राफ्ट के अमाउंट को कैश में नहीं दे सकते। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 50,000 और इसका आंसर हो जाएगा 20,000 रुपीज़, यानी कि 20,000 रुपीज़ के ज़्यादा को आप कैश में नहीं दे सकते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 311, ड्राफ्ट फॉर एन अमाउंट अप टू एन इंक्लूसिव ऑफ रेट आर डिजाइंड singly by a GBPA and holder and draft above the amount should be issued only under the signature of two officers under their respective GBPA, यानी कि कितने तक के जो चेक है वो साइन किए जा सकते हैं। तो वो हमारे पास आ जाएगा 50,000 बाई ए गाबा होल्डर एंड ए ड्राफ्ट अबोव द अमाउंट शुड बी इशूड ओनली अंडर सिग्नेचर ऑफ टू ऑफिशियल्स, ठीक है। तो वो हमारे पास आ गया 50,000। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एनी एक्सेस इन द कैश बैलेंस मस्ट बी क्रेडिटेड टू सन्ड्रीज अकाउंट एंड लाइंग अनक्लेम्ड फॉर मोर देन डैश विल बी ट्रांसफर टू मिसलेनियस इनकम अकाउंट, यानी कि अगर जो कैश पे बैठते हैं उनको पता होगा कि अगर कैश ज़्यादा निकल आता है कई बार तो उसको कहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, सन्ड्रीज में, और वो अनक्लेम्ड रहेगा बैलेंस। मान लो आपने किसी दिन कैश का काम किया और उसमें मान लो 1,000 रुपये ज़्यादा निकल गए, तो उसको कहाँ पे डालना पड़ेगा, सन्ड्री अकाउंट के अंदर। और वो कब तक वहाँ पे रहेगा, वो वहाँ पे रहेगा 6 मंथ तक अनक्लेम्ड रहेगा। अगर उसको कोई लेने आ गया तो ठीक है, अगर उसको कोई लेने नहीं आता तो उसको इनकम अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। नेक्स्ट है 313, रेमिटेंस एक्सीडिंग रेट डैश वुड बी मेड ओनली थ्रू द कैश वैन और कस्टमाइज कैश वैन, यानी कि जो कैश भेजा जाएगा या मंगवाया जाएगा वो अगर इससे ज़्यादा होगा तो उसको कैश वैन या कस्टमाइज कैश वैन से ही लेके आ जाएगा या फिर भेजा जाएगा। तो वो कितना होता है अमाउंट, 20 लाख। टाइम लिमिट फॉर रीड्रेसल ऑफ कस्टमर सर्विस रिलेटेड कंप्लेंट्स विल बी डैश डैश, तो वो कितनी होती है, 15 दिन की उसकी लिमिट होती है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 315, ड्यूल कीज फॉर द कंटेनर में बी यूज्ड फॉर कैश रेमिटेंस एक्सीडिंग रेट, यानी कि ड्यूल कीज कब यूज की जाएंगी कंटेनर के लिए, जब जो कैश रेमिटेंस किससे ज़्यादा हो, एक्सीडिंग रेट, एंड इन सच केसेस टू की शुड बी केप्ट एंड कैरिड बाय द SW एंड द ऑफिसर अकम्पनिंग द रेमिटेंस रिस्पेक्टिवली। और वो जो एक तो SW के पास होगी, एक ऑफिसर के साथ होगी जो कि रेमिटेंस के साथ जाएंगे, कैश रेमिटेंस के साथ जाएंगे। तो कितने से ज़्यादा का होना चाहिए, 5 लाख से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 316 है, इन व्यू ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ लार्ज नंबर फ्रॉड केसेज रिलेटिंग टू गोल्ड लोन, तो जो गोल्ड लोन के खिलाफ जो बहुत सारे केसेज जो फ्रॉड के केसेज बने थे, उसके बाद क्या हुआ, बैंक हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस डैश फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ गोल्ड पॉकेट्स अलोंग विद सिक्योरिटी फॉर्म्स आर्टिकल्स इन सेफ कस्टडी एंड कैश। तो उसके बाद उनकी वेरिफिकेशन की जाने लगी, फिजिकल वेरिफिकेशन की जाने लगी, कितने दिन के अंदर वो होती है, मंथली। उसके बाद नेक्स्ट है, ऑन डैश बेसिस द कंसर्न्ड ब्रांच ऑफिशियल हैज टू चेक द balance of bankers account through internet banking provided by the bank where the branch is maintaining a current account and prepare a reconciliation statement, कि किस बेसिस पे, ऑन वीकली बेसिस पे जो ब्रांच होती है कोई भी, तो अगर वो क्या कर रही है, एक कैश करंट अकाउंट चला रही है, तो उसके जो अकाउंट का जो बैलेंस है उसको चेक किया जाता है वीकली बेस पे। और जो हमारे पास है क्या बना रही है, चला रही है, एक तो करंट अकाउंट और दूसरा क्या कर रहे हैं,
प्रिपेयरिंग रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, और एक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट उसकी बनाई जाती है, यानी कि दोबारा से उसका मेल किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 318, द लिमिट फॉर रीएड्रेसल ऑफ एडवांस रिलेटेड कंप्लेंट्स विल बी जनरली 12 डेज एंड मैक्सिमम। तो इसकी कितनी लिमिट होते हैं 12 डेज से मैक्सिमम कितने दिन हो सकते हैं 30 डेज। द टाइम लिमिट फॉर रीएड्रेसल ऑफ कस्टमर सर्विस रिलेटेड कंप्लेंट्स विल बी, और कस्टमर सर्विस रिलेटेड कंप्लेंट कितने दिन के अंदर होती है वो हमारे पास होगा 15 डेज। टाइम लिमिट फॉर रीडेफरल ऑफ डीमैट रिलेटेड कंप्लेंट, डीमैट रिलेटेड कंप्लेंट के लिए कितना का टाइम होता है 7 डेज एंड मैक्सिमम कितना हो जाएगा 15 डेज। टाइम लिमिट फॉर रीडेफरल ऑफ डिपॉजिट रिलेटेड कंप्लेंट, डिपॉजिट रिलेटेड कंप्लेंट के लिए लिमिट जो होगी जनरली 10 डेज एंड मैक्सिमम जो हो जाएगी 15 डेज। टाइम लिमिट फॉर रीएड्रेसल ऑफ जनरल बैंकिंग रिलेटेड कंप्लेंट्स, तो जनरल बैंकिंग रिलेटेड कंप्लेंट के लिए कितने दिन का होगा 15 डेज। टाइम लिमिट फॉर रीएड्रेसल ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड कंप्लेंट्स विल बी, गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड के लिए कितने दिन का टाइम होता है तो वो हो जाएगा 15 दिन। टाइम लिमिट फॉर रीएड्रेसल ऑफ एनआरआई सर्विस रिलेटेड कंप्लेंट्स विल बी जनरली 7 डेज एंड मैक्सिमम, और एनआरआई सर्विस रिलेटेड कंप्लेंट के लिए कितने दिन का होगा कम से कम 7 दिन, और मैक्सिमम कितने दिन हो सकता है 15 डेज। उसके बाद नेक्स्ट है 325, टाइम लिमिट फॉर रीएड्रेसल ऑफ रेमिटेंस रिलेटेड कंप्लेंट, रेमिटेंस रिलेटेड कंप्लेंट के लिए कितना दिन होगा कम से कम 7 दिन, और मैक्सिमम जो होता है हमारे पास वो क्या हो जाएगा 15 डेज। टाइम लिमिट फॉर रीएड्रेसल ऑफ पेंशन रिलेटेड कंप्लेंट के लिए भी कितना हो जाएगा अदर देन स्टाफ, तो वो कितने दिन हो जाएगा 15 डेज। टाइम लिमिट फॉर रीएड्रेसल ऑफ स्टाफ मिसबिहेवियर रिलेटेड कंप्लेंट के लिए भी कितना हो जाएगा 15 दिन। ऑल द बैंकिंग ओम्बड्समैन कंप्लेंट्स आर रिस्पॉन्डेड प्रॉपरली विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टर्न अराउंड टाइम ऑफ, तो उसके लिए भी कितना हमारे पास हो जाएगा 15 डेज। उसके बाद LEI लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, और द लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इज ए डैश डिजिट नंबर, तो ये कितने डिजिट का नंबर होता है 20 डिजिट। तो ये थे हमारे पास आज का मॉक टेस्ट है जिसमें लगभग 50 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो मॉक टेस्ट आगे भी आपके पास लेके हम आते रहेंगे, और जो टॉपिक्स है वो तो साथ के साथ चल ही रहे हैं। तो इसमें आपका जितना भी इसका स्कोर बना है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी आपका बिल्कुल फ्री में जो आपके जो टॉपिक्स कराए जा रहे हैं वहाँ से आप टॉपिक्स कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय श्री राम।